कुमार जी, और ये जो लंबा अनुभव उनका हम सुन रहे थे, किस तरीके से हम प्रज्ञालय की ओर बढ़ें, बेहतरीन उदाहरणों से सिद्ध किया। दरअसल हमारा समय बड़ी तेज़ी से बदल रहा है और इस बात की हम सबको ताकीद होनी चाहिए कि अगर हमने इस बदलते समय में खुद के लिए कहीं जगह नहीं बनाई, खुद के बच्चों के लिए जगह नहीं बनाई, तो शायद बड़ा नुकसान हम झेलेंगे। 1995 के बाद जब जो बच्चे पैदा हुए 2010 तक, उन्हें हमने जनरेशन जी या जेड के संबोधित किया और कहा कि ये एक ऐसी पीढ़ी है जो इंटरनेट की दुनिया में प्रवेश करने के बाद अपने आप को संभाल रही है। आज वो सब जो लोग पैदा हुए थे 1995 से 2010 के बीच में, वो सब युवा हैं और कहीं न कहीं इनोवेशन के जरिए दुनिया को बनाने और मांझने का काम कर रहे हैं। लेकिन 2010 के बाद जो लोग पैदा हुए और 2025 तक पैदा होंगे, वो सब एक टेक्नो से भी बच्चे हैं और ये कहा जाए कि उन्हें ये नाम भी दिया जा रहा है कि अल्फ़ा जनरेशन है। ये हम उन्हें कह सकते हैं, मैं बार बार कहता हूँ कि हम अपनी भाषा में उसे अफलातून कह सकते हैं। और इन बच्चों के पास ये वो बच्चे हैं जिनमें से कईयों को 2 या 2.5 साल में ही मोबाइल पकड़ने का सौभाग्य मिल गया कि उनकी माँ ने अपने काम करने के दौरान उन बच्चों को चुप कराने के लिए मोबाइल पकड़ा दिया। तो ये सब स्क्रीन से भी बच्चे हैं और इनकी दुनिया पूरी की पूरी इंटरनेट पर आधारित है। इनका स्कूल वहीं पर, कोरोना ने और भी उसमें, जब लॉकडाउन और इन सब से हम जूझ रहे थे तो उन्होंने भी ये काम किया। लिहाजा ये बहुत ज़रूरी हो गया है कि हम इन बच्चों की बनावट और मजावट पर ध्यान दें, जिसकी ओर इशारा धनंजय कुमार जी कर रहे थे कि हमारे लिए ज़रूरी हो गया है कि इस टेक्नोलॉजी के भरपूर समय में हम अपने आप को बचाएं। कैसे बचाएं? दरअसल बचाने के 2-4 रास्ते और हैं जो धनंजय जी की बात में हम जोड़ेंगे कि हम, इन्होंने कहा कि कोई भी अध्यापक ये जिम्मा उठा ले कि ये सारे काम उनके साथ कहानियाँ शेयर करे। दरअसल टेक्नोलॉजी में अगर कोई हमें बचा सकता है इस उफान में, तो हमारी क्रिएटिविटी बचा सकती है, हमारी सृजन क्षमताएँ बचा सकती हैं, हमारी सृजन संयोजना हमें बचा सकती है। और इसलिए ज़रूरी है कि हम अपनी क्रिएटिविटी को किस तरीके से बचाएं, क्रिएटिव कोलाज को किस तरीके से बचाएं, ये सोचना होगा कि हमारे बच्चे कैसे लिखने में माहिर हों, कैसे बोलने में माहिर हों, कैसे पढ़ने में माहिर हों। जाहिर है कि जब हम कहते हैं पढ़ने में माहिर हों, तो हमें उन्हें सिखाना होगा कि सिर्फ किताब पढ़ने से काम नहीं चलेगा। तुम्हें अपने समय के सिनेमा को पढ़ना होगा, अपने समय के समाज को पढ़ना होगा, अपने समाज के चेहरों को पढ़ना होगा, उनके दुख और सुख, उनकी उल्लास और उत्सव को पढ़ना होगा। एक बनावट और मजावट में इस तरीके की योगदान देने का काम हमें करना होगा। हमें ये भी बताना होगा कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज, सूचना और ज्ञान के बीच का अंतर क्या है। जब हम ऐसे समय में हैं जब इतनी सारी इंफॉर्मेशन है, हम सब सूचना क्रांति के बाद के दौर में हैं और इतनी सारी इंफॉर्मेशन अगर हम देखें तो सर्च इंजन्स में डाल दें तो हमें कोई भी चीज़ ढूंढें तो 2,56,532 चीज़ें निकल कर चली आएंगी। हमें बताना होगा ये सब बिखराव है, ये बिखरी हुई जानकारियाँ हैं और इन बिखरी हुई जानकारियों से हमारा भला नहीं होने वाला है। लिहाजा हमें सिस्टमेटिक जानकारियाँ चाहिए, जिसे हम ज्ञान कहते हैं, और वो अनुभवों से आएगी, किताबों से आएगी, यात्राओं से आएगी, शोध से आएगी, अपने समाज के बीच में से आएगी। तो लिहाजा हमें ज्ञान की ओर ले जाने की, जो प्रज्ञालय की ओर बढ़ने की बात धनंजय जी कर रहे हैं, वो दरअसल हमें ज्ञान की ओर ले जाने की ज़रूरत है। हमें ये भी देखना होगा कि जो पीढ़ी है वो बड़ी तेज़ी से मैच्योर हो रही है। हमारे समय में जो चीज़ें बड़ी उम्र के बाद हम देख पाते थे, समझ पाते थे, वो पीढ़ी, आज की पीढ़ी उसे बहुत जल्दी समझ रही है।
हम सब पहले जब अध्यापक और शिष्य के रिश्तों को देखते थे तो अध्यापक प्रोड्यूसर की भूमिका में होता था और जो विद्यार्थी होता था वो कंज्यूमर की भूमिका में होता था। ऐसा कंज्यूमर जो उंगली भी नहीं उठाता था और वो जो भी प्रोड्यूसर बताता था उसे ले लेता था। लेकिन आज विद्यार्थी बदला हुआ है, वो प्रोज्यूमर की भूमिका में है, वो कंज्यूमर भी है और प्रोड्यूसर भी है। उसके पास बहुत सारी किताबें हैं जो कि ऑनलाइन है, उसे लाइब्रेरी में जाने की ज़रूरत महसूस नहीं होती है। वो एक पेन ड्राइव में 200-250 किताबें लेकर घूम सकता है या ऑनलाइन किताबें पढ़ सकता है। लिहाजा हम उसे कैसे किताबों से दोस्ती कराएं, समाज से दोस्ती कराएं, ये भी एक बड़ी समस्या और बड़ी चुनौती हमारे सामने है। दूसरा, मैं एक फॉर्मूला देता हूँ धनंजय जी, मैं आपको बताऊँ कि मैं 5H का फॉर्मूला, जब न्यू एजुकेशन पॉलिसी में बोलने के लिए बुलाया जाता है तो मैं 5H का फॉर्मूला लोगों को देता हूँ। दरअसल इसकी अवधारणा कहाँ से आती है? जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ और उसके बाद हमने तीसरी दुनिया को बनाने का जिम्मा उठाया कि हम तीसरी दुनिया को बना ले जाएंगे। तीसरी दुनिया में हमारे पास 3 भूख थी, एक दिमाग की भूख थी, एक पेट की भूख थी, एक जेब की भूख थी। एक दिमाग की भूख यानी हम सबको शिक्षित कर ले जाएंगे, अशिक्षा मिटा देंगे। पेट की भूख यानी हम सबको खाना देंगे, भुखमरी मिटा देंगे। और जेब की भूख यानी हम सबको रोजगार देंगे और सबकी जेब में बचत के पैसे होंगे। लेकिन ना तो हम अशिक्षा मिटा पाए, ना हम भुखमरी मिटा पाए, ना हम बेरोजगारी मिटा पाए। 2007 में जब जिनेवा में बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए, दुनिया के लंबरदार, ये सोचने के लिए कि क्या हम द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की दुनिया को बना पाए हैं, क्या हम उस तीसरी दुनिया को सजा पाए हैं क्या? लेकिन पता लगा कि हम 3 भूखों में से तो कुछ नहीं कर पाए, क्योंकि हमने पार्टिसिपेटरी ऑडियंस नहीं तैयार किए, प्रतिभागी लोग नहीं तैयार किए। विकास तो किया लेकिन विकास की अवधारणा हम लोगों के दिमाग तक नहीं पहुंचा पाए। यानी हम लोगों के दिमाग को इतना उन्नत और इतना परिपक्व कर ही नहीं पाए कि वो समझ पाते कि शिक्षा क्यों जरूरी है, भूख से कैसे निपटा जा सकता है, या बेरोजगारी के मिटाने के कोई और भी वैकल्पिक साधन हो सकते हैं क्या, ये हम बता ही नहीं पाए। लिहाजा हमें लोगों के दिमाग को सुधारना होगा। तो पहला H है हेड, यानी हमारे दिमाग प्रशिक्षित हो, हम मजबूती के साथ अपनी बात रख पाएँ। तीसरा H है हार्ट, यानी हम संवेदना से भरे हों, केवल संवेदना से भरे ना हो, समवेदना से भरे हो। हम सिंपैथी नहीं, एम्पैथी की भी बात बच्चों को बताएं, उनका हृदय एम्पैथेटिकल हो, यानी कि वह संवेदना ले सकें। तीसरा H है हैंड, यानी हम स्किल सिखाएं लोगों को। लोगों के हाथ, अपने हाथ जगन्नाथ हम कहते आए हैं, तो हमारे हाथ में कितनी ताकत है ये हम लोगों को बताएं। चौथा H है हैबिट्स, हम अच्छी हैबिट्स डालें और लोगों को बताएं कि अच्छी हैबिट्स किस तरीके से आपकी, जैसे सांस गहरी लेना, या एक ये हैबिट में होना चाहिए। इस तरीके की बहुत सारी योगा की बात, जो प्रज्ञालय की बात धनंजय जी कर रहे हैं, वो हैबिट्स में अगर हम लेकर आए। और 5वां H है हेल्थ, हम लोगों को बताएं कि हेल्थ कितनी ज़रूरी है, और ये कोरोना के बाद ये H और भी ज़रूरी हो जाता है। लिहाजा एक बहुत ज़रूरी हो गया है कि हम पीछे आ रही पीढ़ी को क्रिटिकल थिंकर्स बनाएं, एनालिटिकल थिंकर्स बनाएं। और ये जो अभी आपने देखा कि कहानी की एनालिसिस हम कैसे कर सकते हैं, उसमें जितने सवाल पूछ रहे हैं, दरअसल हम अपने विद्यार्थियों को, अपने बच्चों को एनालिटिकल थिंकर्स बनाएं, क्रिटिकल थिंकर्स बनाएं। केवल इतना ही सोचें पे ना दें, जो धनंजय जी बात समर्थन करते हुए कि एक कछुआ जीत गया और एक खरगोश हार गया। खरगोश के पास कितने से जुड़े हुए कितने सवाल हो सकते हैं और कितने कछुए से जुड़े सवाल। ये क्रिटिकल थिंकर्स और एनालिटिकल जो माइंड्स बनाना है वो बहुत ज़रूरी हमारे समय में आन पड़ा है। हम बहुत तेज़ी से बदलते हुए समय में हैं, हमारे पास और शोध की गुंजाइशें नहीं थी, हमारे पास पब्लिक फंडिंग नहीं है शोध के लिए। सरकार ने एक रिसर्च इनोवेशन बनाया है और उसमें 50 करोड़ रुपए शायद संभव था, क्या कितना दिया मुझे ठीक से याद नहीं, लेकिन इतना पैसा उन्होंने इस इनोवेशन फाउंडेशन को, रिसर्च फाउंडेशन को दिया है। नई शिक्षा नीति में
बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको इम्प्लीमेंटेशन करते समय लोग बड़े सरकारी टाइप के होते चले जा रहे हैं। वहाँ पर बड़ा व्यवहारिक अप्रोच अपनाने की ज़रूरत है। उसमें बहुत अच्छा है कि एक विद्यार्थी, विज्ञान का विद्यार्थी अगर कुछ सीखना चाहता है संगीत के बारे में, फोटोग्राफी के बारे में, तो वो सीख सकता है। यहाँ दरअसल हम उसे फंसाते चले जा रहे हैं क्रेडिट सिस्टम्स में और दुनिया के चीज़ों में। वो जो व्यवहारिक चीज़ें थी वो हमें अपनाने की ज़रूरत है कि कैसे हम उन चीज़ों को व्यवहार में ला सकते हैं। इसमें मैं धनंजय जी का बड़ा समर्थन करता हूँ कि वो बड़े ही व्यवहारिक अप्रोच को लेकर चल रहे हैं और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम बहुत सहज तरीके से कैसे काम कर सकते हैं। आज बड़ा ज़रूरी है कि जो पीढ़ी हमारे साथ चल रही है, जिसको मैंने कहा कि वो अल्फा जनरेशन है, सोचने की ज़रूरत है। बाज़ार गवर्न हो रहा है इसी पीढ़ी से, विज्ञापन गवर्न हो रहा है। हमने कभी नहीं सोचा था कि जब 1995 में 90 के बाद रिमोट वाला टेलीविज़न आया था और रिमोट हमारे घर के बच्चों के हाथ में चला गया था, तो हमने कभी नहीं सोचा था कि पूरा हमारा जो ऑरा है वो इन्हीं बच्चों के हाथ में चला जाएगा क्या। आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर कितना सारा काम, आज चैट जीपीटी को लेकर कितनी सारी शंकाएं, आज बहुत सारा ऐसा काम कि लोग कहने लगे हैं क्या विश्वविद्यालय ख़त्म हो जाएंगे, क्या विद्यालय ख़त्म हो जाएंगे, क्या अध्यापक ख़त्म हो जाएंगे, क्या जापान में क्लास में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग हो रहा है कि क्लास में कोई भी लड़का अगर ऊँग भर जाएगा तो अलार्म बज जाएगा और अध्यापक को पता लग जाएगा। कहा यह जा रहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए हम अध्यापकों को फ्री करना चाहते हैं इन सब चीज़ों से कि वो बच्चे को देखे कि ऊँग रहा है क्या, या अटेंडेंस लगाए, या करिकुलम तैयार करे, या कुछ करे। हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए उसे इन सब चीज़ों से फ्री करना चाहते हैं और उसे पूरा ध्यान बच्चों की पढ़ाई पर, बच्चों के ग्रूमिंग पर लगाने के लिए छोड़ना चाहते हैं, उसको फ्री करना चाहते हैं। क्या ऐसा संभव होगा? क्या रोबोटिक्स की दुनिया बड़ी होगी तो हमारा क्या होगा? क्या जिस तरीके की ऑगमेंटेड रियलिटी और वर्चुअल रियलिटी का सहारा लेकर हम पूरी दुनिया को बदलने पर आमादा हो चुके हैं, तो क्या इन सब के बीच में हमारी शिक्षा, हमारे बच्चों का होगा क्या? ये सारी शंकाएं हमारे पास हैं और लिहाजा हमें बहुत ही शिद्दत के साथ सोचने की ज़रूरत है कि हम कैसे इन्हें बचाएं। उसका एक ही रास्ता बचता है, वो है कि हम अपनी सृजन की दुनिया को मजबूत करें, हम क्रिएटिविटी की दुनिया को मजबूत करें, हम उन्हें किताबों के पास ले जाना शुरू करें, हम उन्हें प्रकृति के पास ले जाना शुरू करें, हम सोचें कि हमें वापस लौटना है। दरअसल जो जुमले फेंके जा रहे हैं कि हम घर वापसी करें, तो वास्तव में हमारी शिक्षा व्यवस्था की घर वापसी इसी में है कि हम फिर से लौटें अपनी पुस्तकालयों की ओर, हम फिर से लौटें अपनी किताबों की ओर। हमें बहुत ज़रूरी है कि हम इन सब को करके अपनों को बचा सकते हैं, अपनों के सपनों को बचा सकते हैं और जिस समाज को हम बनाना चाहते हैं उस समाज को बहुत बेहतर ढंग से बना सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।